हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा, इस विषय को लेकर कौन जीतेगा महेंद्रगढ़। और हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार आनंद शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे सारी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि महेंद्रगढ़ के क्या माहौल हैं और क्या रुझान है और क्या कौन जीतने वाला है। सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ में। जी, क्या कहेंगे, कैसा रहा ये चुनाव? देखिए, इस बार का जो चुनाव है वो अपने आप में, खासकर हम बात करें महेंद्रगढ़ की, जी, तो महेंद्रगढ़ का चुनाव जो इस बार जितने भी 13 बार चुनाव हुए हैं प्रदेश में, सबसे अलग रहा है। क्योंकि इस बार जो है 2 प्रतिद्वंदी जो आमने सामने लगातार 35 साल से थे, वो 35 या 45 शायद, ऐसा कुछ नहीं 35। अच्छा, वो आमने सामने, तो आमने सामने सही बात है, सही बात है। तो वो इस बार इस चुनाव में देखने को मिला कि दोनों ही प्रतिद्वंदी, चाहे वो परोक्ष चाहे अपरोक्ष रूप से, एक ही पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। अच्छा, एक ही पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे दोनों प्रतिद्वंदी। ठीक। तो इस बार का जो हमारे महेंद्रगढ़ का चुनाव की जो आप सिनेरियो की बात करेंगे, तो वो सबसे अलग रहा। उसके पीछे कारण रहा कि भाई भाजपा ने जो है अपने बहुत चीर परिचित और कदावर नेता का, जिसने भाजपा को प्रदेश में खड़ा किया, और जब भाजपा का प्रदेश में कोई नाम लेने वाला नहीं था, टिकट लेने वाला नहीं था, उस समय जो है रामविलास शर्मा जी ने अपने टिकट से यहाँ से जीत दर्ज की और उपस्थिति दर्ज करवाई। और आज ये माहौल आके खड़ा हो गया जी कि भाजपा ने उन्हें ही टिकट देना मुनासिब नहीं समझा। उसके पीछे भी राजनीतिक 2-3 कारण हैं, जिसमें मुख्य कारण जो मैं मान के चल रहा हूँ, वो सबसे पहले तो ये रहा कि हाई कमान में उनकी पकड़ कमज़ोर हो गई। अच्छा। दूसरा, उनकी उम्र हो गई। हाँ, उम्र भी काफ़ी हो गया तो। और तीसरा जो है, पिछले 10 साल से जो उनके अंदर सीएम बनने का जो एक वो था, वो प्रदेश सरकार से तालमेल नहीं बना पाए। अच्छा, वो सीएम बनना चाहते थे, वो जो उनकी इच्छा थी, वो बस इच्छा रह गई, अब बाकी तालमेल नहीं बना पाए। हाँ, ये 3 कारण रहे जो उनकी टिकट नहीं मिल पाई। और इसका नतीजा ये हुआ कि इस बार का जो चुनाव महेंद्रगढ़ का है, वो अपने आप में बदल गया। अच्छा, चुनाव पर बाद में चलेंगे, पहले टिकट पर ही वापस आ जाते हैं। टिकट में ये था कि टिकट कटी तो फिर इमोशनल भी हो गए और कार्यकर्ता भी साथ में इमोशनल हो गए थे। वो स्वाभाविक है, कोई भी आदमी जब किसी चीज़ पे कोई पौधा लगाता है और जब उसका फल खाने का समय आता है और किसी और को वो फल मिलता है, तो स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर होता है कि भाई हम भी अपने घर परिवार में कोई बात करते हैं ऐसी, और आज वो भाजपा को अपनी माँ मानते हैं। अच्छा। जैसे उन्होंने पीछे भी अपने एक भाषण में कहा था कि भाई एक झंडा एक डंडा, और भाजपा मेरी माँ है। हाँ, और एक एजेंडा ऐसा कुछ भी था। हाँ, कि ताउम्र मैंने जो है भाजपा की सेवा की है, और टिकट मिले ना मिले लेकिन वो भाजपा में रहेंगे। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि अगर टिकट मिल जाती तो हार होती, जीत होती, क्या रहता? देखिए, उसके बाद का तो सिनेरियो अलग होता, माहौल ही अलग होता, कि वो तो भविष्य के घर में होता है कि भाई हारते या जीतते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुकाबला फिर अच्छा होता। हालांकि इस बार भी मुकाबला अच्छा हुआ है, लेकिन वो अलग तरह से मुकाबला हुआ है। अच्छा, अब जैसे कंवर सिंह यादव जी को टिकट दे दी, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि इनको देना कितना उचित था या अन्य किसी व्यक्ति को देना चाहिए था, क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी का इसके पीछे 2 कारण है टिकट देने का। एक तो क्या है कि हमारा जो महेंद्रगढ़ की विधानसभा है वो अहीर बहुल्य सीट है, और शर्मा जी का यहाँ जो जीतने के 5 बार जीतने के कारण रहे, वो क्या है कि अहीर बट जाते थे वोट, और जो अदर कास्ट जो वोट थे, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, बनिए और वैश्य, अपना जो है भाई कुम्हार, सैनी, सब। हाँ, तो वो एक अलग सिनेरियो बन जाता था। इस बार भी क्या हुआ कि भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रत्याशी अहीर आ गए, लेकिन अब अहीरों में ही मतभेद हो गया ना। तो उससे क्या है कि अलग समीकरण बन गए, और निर्णायक वोट जो है फिर वही राजपूत, ब्राह्मण और अदर कास्ट रह गए। अब इनमें से जो वोट लेके जाएगा वो वही जीतेगा। अच्छा, यहाँ जैसे चुनाव में शुरुआत में जैसे 2019 की अगर हम बात करें तो त्रिकोणीय चुनाव था। अब की बार क्या मानते, किस तरह का? नहीं, इस बार भी त्रिकोणीय है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस बार जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, जो पहले भी थे 2019 में, अपने पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी, लेकिन वो इस बार उतनी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पाए।
अच्छा, जो मेरा ये मानना जो 2019 का चुनाव था उस तरह का चुनाव अब की बार नहीं था। तो फर्स्ट सेकंड रैंक पे कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस की फाइट रही। हाँ। उसमें ये रहा कि जितनी उम्मीद थी कि अदर कास्ट को वो अपनी तरफ खींच लेंगे, वो उनको इस चुनाव में मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा सफलता मिली। तो अब मान लीजिए त्रिकोणीय से हम वापस आ जाते हैं आमने सामने वाली टक्कर पे। तो अब बीजेपी के प्रत्याशी और जो हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, इन दोनों के बीच में थी, तो क्या समीकरण किस प्रकार से बैठेंगे? जैसे मैंने पहले ही बताया कि इस बार जो है बीजेपी और कांग्रेस तो आमने सामने थी, लेकिन रावदान सिंह और रामविलास संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी के खिलाफ। अच्छा। वो उनका सारा जो वोट बैंक था या इशारा था सब उधर की तरफ से ही था। तो चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन पटका डालकर वोट करने देखिए, वो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वो मरेंगे मरते दम तक भाजपा पार्टी में रहेंगे। और ये कहना कि भाई उन्होंने कांग्रेस की मदद की है बगैर सबूत, ये भी अच्छा नहीं लगता है किसी के बारे में टिप्पणी करना। लेकिन जिस तरह की हवा है, और आपको बताऊं मैं कि 5 तारीख को चुनाव के बाद रावदान सिंह की आवास पर, फार्म हाउस पर एक लोगों ने बधाई संदेश दिए। और वहाँ पे जो है रामविलास जी के जयकारे लगे। अच्छा, तो इस बात की पुष्टि होती है कि कांग्रेस वाले भी ये मान रहे हैं कि उनकी इस बार जो रामविलास जी के चुनाव ना लड़ने से उनके समर्थक जो है वो परली तरफ मूव कर गए, क्योंकि वहाँ उनके समर्थक होंगे, उन्होंने भी वोट करा होगा। चलिए, अच्छी बात है। ये मान लीजिए जो भी आपने आपके अनुभव के साथ आपने जो बताई। अच्छा, अब जैसे एक कैंडिडेट के जैसे पार्टी ने टिकट काट दी, क्योंकि कई बार महेंद्रगढ़ में नारे रहते थे कि भाई 45 साल हो गई, इस तरह की बातें आती थी। इसी वजह से विकल्प के तौर पर 2019 में एसडीएम महोदय आए भी थे। लेकिन अब जैसे एक की तो टिकट काट दी गई थी, अब एक कैंडिडेट चुनावी मैदान में था, अब दोनों एक होकर लड़ रहे थे। क्या लगता है क्या समीकरण बनेंगे अब की बार? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि रामविलास शर्मा जी और रावदान सिंह जी जब इलेक्शन लड़े हैं तो इन दोनों से जो नाराज लोग होते हैं जी, वो एक थर्ड पर्सन को चुनते हैं, इसलिए त्रिकोणीय मुकाबला रहता है। चाहे उससे पहले एसडीएम ने वो वोट लिए, उसके पहले अपने कुलबीर बोरा जी ने वोट लिए, उससे पहले भाई राम सिंह ने वोट लिए। तो जो दोनों से नाराज होते हैं वो तीसरे आदमी को विकल्प के रूप में चुनते हैं, लेकिन वो इतना विकल्प नहीं चुन पाते हैं कि वो जीत जाए जी। अच्छा, एक मैं आपसे कंटिन्यू करूँगा, लेकिन एक बार दर्शकों को आपको बता दूं कि अभी इस खास इंटरव्यू में हम जो बातचीत कर रहे हैं वो कर रहे हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा कौन जीतेगा। लेकिन आगे एक और आप हमारा पार्ट देखेंगे जिसमें हम अटेली, नारनौल और नांगल चौधरी के बारे में भी पूरी चर्चा करेंगे, तो आप वो पार्ट भी अवश्य देखें। बाकी वापस आ जाते हैं इंटरव्यू में। और जैसे अभी आपने विकल्प की बात करी, तो विकल्प के रूप में अगर पार्टी लेवल पर जाएं तो पार्टी लेवल पर राष्ट्रीय पार्टी भी हैं, क्षेत्रीय पार्टी भी यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी से डॉक्टर मनीष यादव हैं, साथ में क्षेत्रीय पार्टियों से जैसे इनेलो, बसपा, इनसे गठबंधन के प्रत्याशी सुरेंद्र कौशिक जी हैं, प्लस में निर्दलीय अन्य भी हैं, जैसे आप बलवान फौजी कह लीजिए, साथ में जेजेपी के प्रत्याशी भी रहे हैं, और भी अन्य निर्दलीय डॉक्टर भूप वगैरह, ये सभी हैं। तो अब इनकी क्या भूमिका रहेगी, किसके वोट बनाएंगे, तोड़ेंगे, क्या सिस्टम रहेगा, या ये कितनी आगे रेस में है? देखिए, मेरा ये मानना है कि इस चुनाव में जितने भी लोग, जैसे 15 लोग मैदान में थे जी, और उनमें से अपन ये मान के चलें कि भाई 2 राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और बीजेपी, और फिर एक आप पार्टी से, एक शेर सिंह राणा की पार्टी से राकेश तंवर जी, हाँ, और बाकी निर्दलीय और भी छोटी पार्टियों जो भाई इनेलो से अपने सुरेंद्र कौशिक जी थे, इनेलो बसपा से। तो मेरा ये मानना है कि इनसे जो भी प्रतिनिधि थे वो सब यंग हैं, और ये चुनाव उनके लिए केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का चुनाव था। ओके, क्योंकि 2 राष्ट्रीय पार्टियों, क्योंकि महेंद्रगढ़ का सिनेरियो हमेशा ये रहा है कि किसी आज तक निर्दलीय यहाँ से जीता नहीं है। भाजपा कांग्रेस लंबे समय से यहाँ फाइट में है, और उनके ही समर्थक हैं, वो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। तो नए आदमी पे सबसे पहले ये होता है कि वोटर विश्वास क्यों करें, तो उसका अपना ट्रस्ट जमाने के लिए, तो इन सब के लिए ये चुनाव एक मौका है। जो भी व्यक्ति, चाहे वो आप पार्टी से डॉक्टर मनीष हो, चाहे बलवान फौजी हो, राकेश तंवर हो, डॉक्टर भूप सिंह हो, ये अब तय करेगा आने वाले भविष्य के नेता कौन होंगे। अच्छा, तो जो रेस में कहाँ रुक पाता है, इस चुनाव में कितने उनको मत मिलते हैं, और अगले 5 साल तक कौन धैर्य बनाकर लोगों की बीच में रहता है। तो ये सब एक
तय करेगा कि भविष्य का महेंद्रगढ़ विधानसभा से कौन नेता है। सही बात। अच्छा, एक बार ज्योग्राफिकल लेवल पर जाते हैं और उसमें देखते हैं कि जब बातें होती हैं समीकरणों की, तो उसमें एक बड़ी चर्चा रहती है कि पहाड़ के उस तरफ तो वहाँ कौन आगे है, कौन पीछे है, किसकी ज़्यादा जीत दिखाई पड़ रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सतनाली ब्लॉक में करीब 22 गांव हैं और 4-5 ढानियाँ हैं जी। और मेरा ये मानना है कि उसमें कुछ क्षेत्र में राजपूत, जैसे सतनाली गांव बहुत बड़ा है और सतनाली के आसपास डिगरोता हो गया जैसे, शायद उसमें भी राजपूत है। और उसमें मैं ये मान के चलता हूँ कि सारे नॉन जाट के वोट हैं ज़्यादातर। चाहे वो राजपूत हैं, चाहे वो जाट हैं, चाहे वो खाती हैं, चाहे ब्राह्मण हैं, अहीरों के वोट कम हैं। हाँ, तो वहाँ पे मेरा नॉन अहीर वोट बैंक ज़्यादा है वहाँ। ज़्यादा है उन 22 गाँव में। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे क्या है कि जैसे जाट हैं, जाट इस बार लगातार लोकसभा में भी आपने देखा कि भाई भाजपा के विरोध में थे और कांग्रेस के पक्ष में हैं। अब ये देखने वाली बात है कि वो कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, या जैसे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं अपने पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी, तो वो उनको कितनी अपनी तरफ खींच पाते हैं। तो ये डिसाइडिंग रहेगा कि उनके पास दो विकल्प तो सीधे सीधे हैं, या तो वो जात के अकॉर्डिंग जाए, तो जाति के अकॉर्डिंग जाते हैं तो सीधा। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि उन 22 गाँव में भाजपा को कोई ज़्यादा लाभ मिला है या भाजपा का उम्मीदवार वहाँ कोई अपनी छाप छोड़ पाया है। क्योंकि उनको जो इस बार उम्मीदवार थे अपने कंवर सिंह जी, कि वो लंबे समय से कोई वैसे तो सक्रिय थे, लेकिन चुनावी मूड के हिसाब से नहीं लगता कि वो ज़्यादा सक्रिय थे। और उनका अपना पर्सनल लाइजनिंग भी इतना नहीं था लंबे समय से। पार्टी में थे, नो डाउट, पार्टी के 2 बार जिला अध्यक्ष रहे, कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया। तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास वहाँ कोई ज़्यादा अच्छी टीम थी तो वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएँ। और दूसरा ये है कि जाट तो वैसे भी आपको पता है कि बीजेपी की तरफ नहीं आ रहा है। मान लीजिए जाट बीजेपी की तरफ नहीं आता है, वो एसडीएम की तरफ चला जाता है, या पूर्व एसडीएम, या चला जाता है मान लीजिए कांग्रेस को, तो फिर अदर जो कैटेगरी की जो भी मान लीजिए, क्योंकि अदर भी तो बराबर की भूमिका निभाती है वहाँ पर, अदर जो देखिए इस बार जो है मैंने बताया कि आपके रामविलास शर्मा जी के जितने समर्थक थे, चाहे निजी तौर पर पार्टी से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं भाजपा से, वो तो चलो भाजपा को वोट देंगे ही और उनका कर्तव्य बनता है, लेकिन रामविलास जी के जो निजी अपने जो संपर्क में थे या उनके मिलने वाले डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में जो थे, तो वो मुझे नहीं लगता कि भाजपा के साथ जुड़े। अच्छा। और ना भाजपा उम्मीदवार ने उनको जोड़ने का प्रयास किया, है ना। उनको भी ये लगा कि भाई ये वोट तो हमारे नहीं आएंगे। तो ये एक मैं मानता हूँ 22 गाँव में बीजेपी काफ़ी कमज़ोर है और वहाँ राजधान सिंह और एसडीएम का ही ज़्यादा प्रभाव है। तो अब क्या मानते हैं कि जैसे उस पहाड़ से इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर किस तरह का चुनाव, त्रिकोणीय है? जैसे वहाँ पर तो आपने 2 बता दिए, तो यहाँ पर 2 आमने सामने है, त्रिकोणीय है, या फिर एक ही आगे? देखिए यहाँ पे अपन बात करें अपने सेलंग बेल्ट की, और इधर से अपन बात करें पाली और आकोदा खुडाना तक की, तो ये पूरी बेल्ट इधर में तो माजरा कला, माजरा खुर्द से लेके और सेलंग से इधर अपना बसई तक ये अहीर बेल्ट है। और इधर से अपन बात करें तो इसमें राजपूत और अहीर है। तो वही बात है कि राजपूत जो है इस बार खड़ा नहीं हुआ बीजेपी के साथ। बेल्ट में रावदान सिंह ज़्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। अच्छा। उसका कारण है कि भाई एक तो अहीर बेल्ट है, लंबे समय से वो राजनीति कर रहे हैं। अहीर कंवर सिंह जी भी हैं। हाँ, वो उसका कारण ये है कि भाई लोग ये पूरे इस बार ये रही कि भाई प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये भी एक फैक्टर है। हाँ, तो लोग उनसे नाराज भी थे, लेकिन ये नहीं चाहते कि इस बार सरकार में हिस्सेदारी ना हो। तो ये कारण रहा, तो उसका भी बेनिफिट जो है कांग्रेस को मिला। दूसरा इधर अपन मान लिया खुडाना की, आकोदा की और पाली की, जाट की बात करें तो यहाँ पे भी जैसे राजपूतों का ज़्यादा हो रहा और रामविलास जी का यहाँ काफ़ी प्रभाव रहा था पहले भी जी। और वो जो है वोटर रामविलास जी के चुनाव ना लड़ने से कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो गए। तो ये 2 कारण रहे बीजेपी के इस बेल्ट में कमज़ोर होने के। ठीक है। बात करें अपन पाल बैरावास गडानिया, ये 7 से 8 की बात, नांगल सिरोही, तो ये पूरे अहीर बेल्ट है और इसमें रावदान सिंह और बीजेपी आमने सामने यहाँ टक्कर में दिखाई पड़ रही है। और यही सिनेरियो लगभग मुझे लगता है कि डुलाना, अपना मेघनवास, सुरजनवास और बवानिया तक। लेकिन यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है क्योंकि आप पार्टी के जो डॉक्टर मनीष हैं वो बवानिया गाँव से हैं
और उनका इस बेल्ट में ठीक ठाक प्रभाव देखने को मिला। तो वो कहीं ना कहीं उनका भी एक महत्वपूर्ण बन रहा है। हाँ, ठीक। तो ओवरऑल अपन बात करें तो ऐसे ही एक प्रत्याशी इधर जाट गांव से भी, हाँ, जाट गांव की जैसे अपने सुरेंद्र जी हैं और वो इनेलो और बसपा के संयुक्त उम्मीदवार हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में आज तक जो है इनेलो से यदि एक बार अपन बात करें नांगल चौधरी की, तो 2009 में जब परिसीमन के बाद नई विधानसभा बनी तो उसके बाद राव बहादुर सिंह एक बार जरूर वहाँ से विधायक बने हैं। लेकिन उससे पहले और उसके बाद आज तक इनेलो से पूरे जिले में कोई विधायक नहीं बन पाया। सही बात। तो इनेलो और चौटाला साहब भी अपने पहले भी भाषणों में कह चुके हैं, और पहले जब उनको सरकार बनाने में अहिरवाल से समर्थन नहीं मिलता था तो वो कहते थे भाई अहिरों पे मुझे विश्वास नहीं है। तो लंबे समय से अहिर भी उन पे विश्वास नहीं कर रहे जैसा सिनेरियो देखने को मिला। सही है। तो उनको नुकसान हुआ पार्टी की टिकट का। लेकिन इनके पास मौका तो था। हाँ, उनके पास मौका था कि वो इस बार रामविलास जी के जो चुनाव न लड़ने से जो उनसे नॉन अहीर वोटर जुड़े हुए थे उनको वो अपनी तरफ जोड़ पाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। मुझे नहीं लगता कि इतना वो हो पाए हैं फिर भी। और रहे बात शहर की, तो इस बार शहर में अपन बात करें तो रावदान सिंह मुझे लगता है कि आगे बढ़त बनाए हुए हैं। अच्छा, उसका कारण ये रहा कि भाई शहर में आज तक मैं जहाँ तक जानकारी है कि शहर से रावदान सिंह एक बार भी नहीं जीते हैं यदि शहर की अपनी बात करें। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि वो 2 से 4,000 5,000 की लीड लेंगे। अच्छा। उसके पीछे कारण ये है कि भाई जो ब्राह्मण है शहर में, अदर कास्ट जो है, वैश्य हैं, वो शर्मा जी शिफ्ट हो गए। हाँ। ठीक। अच्छा, अभी आपने पहली बार पूरे इंटरव्यू में अभी आंकड़ों की बात करी है। इससे पहले बढ़त है, टक्कर है, आमने सामने, ये सब चल रहा था। आंकड़ों की बात करें तो शहर में आपने अभी बताई 2 से 4,000 में मान लीजिए रावदान सिंह जी आ गए। ऐसे ही आपको क्या लगता है कि पूरी विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी, कितने आंकड़े के साथ? देखिए, जीत किसकी होगी ये तो कल मतदाताओं ने भाग्य सबका बंद कर दिया है। हाँ। हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं। और मतदाताओं ने अपना फैसला तो सुना ही दिया है जी। और आधिकारिक रूप से कल जो है वो सामने आ जाएगा 11-12 बजे के आसपास। लेकिन मुझे ये लगता है कि ओवरऑल हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है। बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन उधर जब जाते हैं पूर्व वेस्ट डीएम की तरफ तो वहाँ 1 लाख पार का भी नारा लगता है। देखिए, कोई भी कैंडिडेट जो मैदान में होता है वो कभी ये नहीं कहता कि वो हार रहा है। हाँ, वो तो हम समझ सकते हैं। लेकिन मार्जिन हर पार्टी में ही जब जाते हैं तो वहीं पर बड़े बड़े मार्जिन गिनाए जाते हैं। क्या मार्जिन रहेगा आपकी बार? वो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए हर नेता को कहना पड़ता है। क्योंकि हम क्या माने कि आपकी बार जीत हार का मार्जिन क्या रहेगा? मेरा ये मानना है कि इस विधानसभा में 7 बड़े गाँव हैं जी, जिनमें से मालडा बांस, मालडा सराय, बसई, आकोदा, खुडाना, पाली, नांगल सिरोई और सतनाली जी। इनकी यदि अपन बात करें तो मुझे लगता है इन 7 गांव में ज़्यादा से नहीं तो 4 से 5,000 की रावदान सिंह जी लीड ले रहे हैं। अच्छा। और यही सिनेरियो शहर का है। उसके बाद शहर फैक्टर काम करता है कि भाई 8-7 गांव जो होते हैं नज़दीकी जो एनसीआर में होते हैं अपने आप में तो उन पे शहर डिसाइड करता है कि भाई आप कितने वोट ले रहे हैं। तो यही लीड यदि 4 से 5,000 की शहर से मिल जाती है तो रावदान सिंह जी 10,000 की लीड पे हो जाते हैं। अब अपन ये बात करें कि अहीर वोटर जैसे पाल बैरावास गढ़ाना, अब ये डिसाइड करेगा कि बीजेपी इस लीड को काट पाती है कि नहीं काट पाती है। तो ये डिसाइडिंग रहेगा कि भाई मेरा ये मानना है कि अमूमन जिसकी भी जीत होगी वो 10,000 से आसपास ही रहेगी। जिसकी भी जीत होगी आसपास 10,000 की रहेगी। तो साथियों, इसमें हमने आनंद शर्मा जी से जो वरिष्ठ पत्रकार उनसे काफ़ी चर्चा की और धीरे धीरे हमने इनसे वो बात उगलवाने की कोशिश करी। इन्होंने बताया कि लगभग 10,000 वोटों से जो है ना हार जीत का फैसला होगा। और अगर अभी कांग्रेस आ रही है और कुछ अन्य चीज़ों को फैक्टर्स को देखें, जैसे शर्मा जी का उधर जाना, इन सब को ध्यान में रखते हुए देखें तो शहर में बढ़त और 7 मीन्स जो बड़े गाँव की बढ़त है, इस वजह से हो सकता है कि रावदान सिंह की जीत हो जाए। एज पर योर टोटल कन्वर्सेशन ये निकल के आता है। बाकी साथियों, अभी तो परिणाम जो है पेटियों में बंद है। आपको क्या लगता है कौन विजयी रहेगा, कौन अग्रणी रहेगा, महेंद्रगढ़ कौन जीतेगा और कौन मारेगा बाजी? कमेंट बॉक्स में अपने राय अवश्य दें। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम अटेली, नारनौल और नांगल चौधरी जो जिले के अन्य 3 विधानसभाएं हैं इनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि इनमें कौन आगे रहने वाला है, कौन जीतेगा। और
अभी जो फैसला है ये फैसला सिर्फ एक वॉल कन्वर्सेशन, जैसा कि अमूमन चाय की टपरी पर आप लोग करते हैं या किसी दुकान पर बैठ के करते हैं, घर परिवार या रिश्तेदारों से फ़ोन पर बात करके करते हैं, उस तरीके से एक चर्चा थी। इसको ज़्यादा अन्यथा ना ले, क्योंकि परिणाम जो है वो तो पेटियों में बंद है। जनता का चुनाव है और जनता ने लड़ा है और जनता जो परिणाम देगी वो देगी और वो स्वीकारना भी पड़ेगा। हारेंगे सब, जीतेगा तो एक ही, ऐसा ही रहता है। तो कहीं ना कहीं जो है ना ये भाईचारा बनाए रखें और आगे इस तरह की और भी कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे। आपका पुनः एक बार धन्यवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सुना। बाकी कौन जीतेगा ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।